कहानी शुरू होती है 1 सितंबर 2025 को। ये वो दिन है जब पूरा देश हंटर रैंकिंग्स का इंतजार करता है। सड़कों पर लोग मोबाइल स्क्रीन्स को देखकर जम गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रैंकिंग्स में ज्यादा चेंज नहीं होता, बस एंटरटेनमेंट है। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। स्क्रीन्स पर नाम आने लगते हैं। 10th प्लेस मिस ली सियोन, 5th प्लेस किम चाह्योन, 2nd प्लेस जांग तेसॉक। और फिर बारी आती है रैंक नंबर 1 की, और नाम देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। 1st प्लेस है मिस्टर यू चान सॉक। यू चान सॉक अब एक सुपरस्टार बन चुका है। हीरो अब रिपोर्टर्स के सामने है। वजह साफ है, एक रूकी हंटर ने अपने डेब्यू मिशन में ही एक ग्रेड 3 करोजन रिफ्ट को अकेले क्लियर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। रिपोर्टर्स अजीब सवाल पूछते हैं। आप हंटर बनने से पहले क्या करते थे? क्या सच में किसी ने आपकी मदद नहीं की? आगे का क्या प्लान है? चान सॉक थोड़ा इरिटेट हो रहा है। वो सोचता है, मुझे जीनियस ढूंढने वाले शो का बच्चा समझ रखा है क्या? फाइनली वो कहता है, मैं वो घिसे पिटे डायलॉग्स नहीं बोलूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं तुम्हें अपने रिजल्ट से दिखाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। चान सॉक अब एसोसिएशन प्रेसिडेंट मून के साथ एक हेलीकॉप्टर में है। नीचे का नज़ारा बेहद खौफनाक है। एक पूरा शहर तबाह हो चुका है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि साउथ कोरिया दुनिया के उन कुछ कंट्रीज में से है जो करोजन रिफ्ट्स के बावजूद टिके हुए हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं, लेकिन बाकी दुनिया का हाल बुरा है। प्रेसिडेंट मून नीचे इशारा करते हैं। ये जगह कभी गॉन्साल प्रिजन हुआ करती थी। 13 साल पहले यहाँ अचानक एक रिफ्ट खुला था, बिना किसी वार्निंग के। जो लोग भाग पाए वो बचे, बाकी सब करोजन जोन में गायब हो गए। प्रेसिडेंट बताते हैं कि दुनिया में द ग्रेट 80s हैं, यानी 8 सबसे खतरनाक करोजन रिफ्ट्स, और गॉन्साल प्रिजन उनमें से एक है। चान सॉक सीधा पूछता है, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तब प्रेसिडेंट असली बात पर आते हैं। वो बताते हैं कि ताइबेक गिल्ड का बंदा यून सेओंगह्यन चान सॉक को ढूंढ रहा है। ताइबेक गिल्ड का रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और वो चान सॉक को फोर्स से अपने अंडर करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट चान सॉक को ऑफर देते हैं, अगर ताइबेक से बचना है तो अपनी रेप्यूटेशन बनाओ, मेरे दिए हुए मिशंस पूरे करो। चान सॉक मिशन सुनता है। मिशन है बुसान से नैनिंग सिटी तक एक कार्गो शिप को एस्कॉर्ट करना। लेकिन कार्गो में क्या है? रोलेक्स वॉचेस, जिनसिंग लिकर, पुअर टी और लग्जरी कार्स। चान सॉक हैरान रह जाता है। देश खतरे में है और ये लोग अमीरों का सामान बचा रहे हैं। प्रेसिडेंट समझाते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए ये गिफ्ट जरूरी हैं, लेकिन अपना हीरो चान सॉक किसी का पपेट बनने वाला नहीं है। वो कहता है, अगर यही बात है तो मैं मना करता हूँ। प्रेसिडेंट चिल्लाते हैं, रुको, ये कोरियन गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, तुम अभी बस एक रुकी हो, ज्यादा मत उड़ो। लेकिन चान सॉक सुनने के मूड में नहीं है। वो कहता है, मैं पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, और अगले ही पल वो चलती हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है। प्रेसिडेंट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चान सॉक सीधा समुद्र में गिरता है और तैरकर इंचॉन पोर्ट पहुंचता है, भीगा हुआ, गुस्से में लेकिन फोकस्ड। वो सोचता है, अब मुझे स्ट्रांग बनना होगा, इतना स्ट्रांग कि कोई गिल्ड या प्रेसिडेंट मुझे धमका ना सके। वो अपना फोन निकालता है और खुद एक मिशन सिलेक्ट करता है। वो कहता है, मैं सबसे मुश्किल और घटिया मिशन करूंगा और टॉप पर पहुंचूंगा। उसने कौन सा मिशन चुना? मिशन किडनैपिंग विक्टिम्स को बचाना। लोकेशन सुशिमा आइलैंड, एस्टिमेटेड रिफ्ट ग्रेड 2। चान सॉक तैयार है। वो कहता है, लगता है मैं थोड़े टाइम के लिए बिजी रहने वाला हूँ। सितंबर 3, जब चोजे और टोंगयोंग आइलैंड के मछुआरे जंबो श्रिम्प के सीजन में समुद्र में गए थे, लेकिन इस बार समुद्र हमेशा जैसा नहीं था। तुशिमा आइलैंड पर करोजन क्रीचर्स ने अपना ठिकाना बना लिया था और उन्होंने इन मछुआरों को जिंदा किडनैप कर लिया था। अब एक बड़ा मिशन सामने आता है। तुशिमा आइलैंड जाओ, हॉस्टेजेस को बचाओ और उस ग्रेड 2 करोजन रिफ्ट को खत्म करो। और इस मिशन का इनाम पूरे 55 मिलियन वॉन। हमारा मेन कैरेक्टर यानी एमसी सोचता है कि अगर वो ये मिशन अकेले पूरा कर ले तो ये सारा पैसा और एक शानदार हीरो वाली फेम सिर्फ उसकी होगी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ग्रेड 3 के मॉन्स्टर्स एक टैंक के बराबर तबाही मचाते हैं, जिन्हें एमसी ने अपने पैराडॉक्स फ्लेम से आसानी से हरा दिया था। पर ये नया रिफ्ट ग्रेड 2 का है। ग्रेड 2 के मॉन्स्टर्स किसी नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा की तरह होते हैं, और ग्रेड 1 के लिए तो पूरे देश को आना पड़ता है। एमसी को रियलाइज होता है कि इस मिशन में वेरिएबल्स कम करने के लिए उसे किसी यूजफुल साथी की जरूरत पड़ेगी। तभी एमसी को एक लड़की की याद आती है, हान सांगा। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एमसी ने उससे पूछा था कि क्या वो उसकी टीममेट बनेगी। हान सांगा किसी भी कीमत पर ताकतवर बनना चाहती थी। उसका कहना
कहना था कि ताकतवर बनने के लिए वो नरक यानी हेल में भी कूदने को तैयार है। एमसी उससे वादा करता है कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो उसे कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। एमसी और उसकी टीम तुशिमा आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें वहां पहुंचने में करीब 1 घंटा बचा है। हान सांगा जो एमसी के शोल्डर गियर को देखकर जल रही है। ये एक लिमिटेड एडिशन आयरन सेरिफ शोल्डर गियर है जो एमसी को एक जंक डीलर ने गिफ्ट में दिया था। तभी आगे उन्हें 5 दुश्मन की शिप दिखती हैं। क्योंकि वहां आम लोग यानी सिविलियंस हैं, उन्हें चुपके से हमला करना है। हान सांगा हवा में उड़ने लगती है। एमसी देखता है और बोलता है, तो ये तुम्हारा टैलेंट है। वो मजाक उड़ाती है कि ये आसान है, हा हा हा। आगे हम देखते हैं कि हान सांगा एमसी को उठा के पानी पर दौड़ रही है। एमसी हान सांगा को सबसे करीब वाली शिप को संभालने को कहता है। दूसरे ह्यूमन जैसे दिखते हैं, लेकिन एमसी कहता है ये ह्यूमन तो नहीं लग रहे। लेकिन हान सांगा अपनी लिमिट से बाहर जाकर इतनी ज्यादा माना यानी मैजिक पावर रिलीज करती है और ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करती है। एमसी परेशान होकर उस पर चिल्लाता है कि अपनी पावर कम यूज करे, वरना वो जल्दी ही अपनी सारी ताकत गवा देगी। हान सांगा जो हाफते हुए खड़ी है, उसने आखिरकार उसके बीएफ को मार डाला। तभी मेन कैरेक्टर आकर बताता है दुश्मन की बाकी सभी नावों को खत्म कर दिया है। वो एमसी को उसकी पहली सलाह के लिए धन्यवाद कहती है। वो एक हैरान करने वाली बात बताती है, ये पहली बार है जब किसी ने उसे कोई सलाह दी है। लड़की बताती है कि चूंकि वो हर चीज़ बहुत तेजी से सीख लेती है, इसलिए बाकी सभी लोग उसे अनोइंग समझते थे। इसके बाद वो अपने मिशन पर फोकस करते हैं। एक रिपोर्टर के अनुसार 15 बंधकों को आइलैंड के गाइजन श्राइन में रखा गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी है। पूरे आइलैंड पर खतरनाक करोजन क्रीचर्स मौजूद हैं जो उनका लगातार पीछा करेंगे। बंधकों को बिना चोट पहुंचाए सुरक्षित वापस लाने के लिए उन्हें हर हाल में एक गाड़ी की ज़रूरत है। तभी एमसी को एक गड्डी लंबैरनी दिखती है। एमसी उस लड़की से, जिसका नाम हान सांगा है, पूछता है कि क्या वो एक अच्छी ड्राइवर है। हान सांगा पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है हाँ, लेकिन गाड़ी में बैठते ही वो इतनी खतरनाक और तेज ड्राइविंग करती है कि एमसी की हवा टाइट हो जाती है। एमसी मजाक में खुद को कोसता है और सोचता है कि काश उसने ही गाड़ी चलाई होती, भले ही उसका लाइसेंस 20 साल से धूल खा रहा है। एमसी गाड़ी के ऊपर कूदता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज पीछा कर रहे हैं। एमसी ज़ॉम्बीज का हंट कर रहा है और ड्राइवर अलग ही मूड में है। कुछ देर बाद ड्राइवर गाड़ी को सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ दौड़ा रहा है। आखिरकार वो लोग तूफानी स्पीड से शाइन पहुंच जाते हैं। एमसी सांगा से कहता है कि वो अंदर जाए, जबकि वो खुद बाहर रुककर राक्षसों से निपटेगा। यहाँ हम एमसी को अपनी शानदार पैराडॉक्स फ्लेम पावर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। उधर हान सांगा श्राइन के अंदर जाती है और उसे बंधक बंधे हुए मिलते हैं। वो उस आदमी को शांत करने के लिए कहती है कि वो हंटर एसोसिएशन से हंटर हान सांगा है और उसे बचाने आई है। लेकिन अचानक वो बंधक और भी ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, भाग जाओ। तभी सांगा के ठीक पीछे विशालकाय डरावना सामुराई जैसा राक्षस अपनी तलवार के साथ खड़ा होता है। लेकिन घबराइए मत, ऐन मौके पर हमारा हीरो एंट्री लेता है और अपनी भाले से उस राक्षस के खतरनाक हमले को रोक लेता है। अंत में एमसी सांगा को ऑर्डर देता है कि वो बचे हुए लोगों को गाड़ी में ले जाए और इस बड़े मॉन्स्टर से वो खुद अकेले निपटेगा। सैमुराई तेजी से चैंसयोक पर अटैक कर रहा है, लेकिन एमसी डॉज कर लेता है। सैमुराई फिर से पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन एमसी फिर से अटैक को ब्लॉक करता है। जैसे ही सैमुराई नेक्स्ट प्लान करता है, तभी मॉन्स्टर ग्राउंड पर गिरा हुआ दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं हानसंग द्वारा चलाई जा रही गाड़ी ने सैमुराई को उड़ा दिया था। एमसी उसे स्ट्रिक्टली कहता है कि वापस जाते वक्त स्टीयरिंग व्हील मत पकड़ना और उसे पिंकी स्वेयर करने को कहता है, और दोनों कंफर्म करते हैं कि सारे हॉस्टेजेस सेफली गाड़ी में सवार हैं। लेकिन उनका रास्ता इतना आसान नहीं था। अचानक उनके आगे लाल आंखों वाले खतरनाक मॉन्स्टर्स का एक झुंड आ जाता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यू चैंसयोक हानसंग से उसकी स्वॉर्ड मांगता है। हानसंग ये सुनकर चौंक जाती है और गुस्से में कहती है कि किसी स्वॉर्ड्समैन से उसकी स्वॉर्ड मांगना उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती है। लेकिन यू चैंसयोक काम ये समझाता है कि स्वॉर्ड्समैन के सम्मान से ज्यादा लोगों की जान बचाना जरूरी है, और वो स्वॉर्ड ले लेता है। फिर यू चैंसयोक अपनी स्लीव फोल्ड करके एक ग्लोइंग ग्लव रिवील करता है, जो एक माना बैटरी होती है। ये उसे डंजन्स क्लियर करने का रिवॉर्ड मिला था। वो एक्सप्लेन करता है कि ये माना बैटरी आसपास से माना एब्सॉर्ब करती है और अगले 5 मिनट के लिए उसे ली सियोन जितनी पावर दे सकती है। अपनी इस इनसेन पावर का यूज करके वो उन मॉन्स्टर्स का सफाया कर देता है, जिसे देखकर हानसंग बिल्कुल हैरान रह जाती है। मॉन्स्टर्स को निपटाने के बाद वो दोनों अपनी कार में भागते हुए हटाकात्सु हार्बर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उनका पीछा और भी मॉन्स्टर्स करते हैं। एमसी कहता ये बहन लवड़े आ कहाँ से रहे हैं। वो कहता है कार पहले से अपनी लिमिट पर है। लेकिन अचानक पीछा करने वाले मॉन्स्टर्स रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी इनविजिबल दीवार से टकरा गए हों। पता चलता है कि ये मेथड ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन के कारण हुआ है, जो मॉन्स्टर्स को रोकने का एक तरीका है। तभी हानसंग को आसपास एक ठंडी और अजीब एनर्जी महसूस होती है।
वो हैरान में पड़ जाती है कि क्या ये माइंडज़ाय है, एक ऐसी सुपरनैचुरल सेंस जो दुश्मनों के अटैक्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती है। लेकिन यू चैनसियोक उसकी गलतफहमी दूर करता है और बताता है कि माइंडज़ाय और बाकी ऐसी एनलाइटनमेंट वाली टेक्निक्स असल में इल्यूजन्स हैं। वो समझाता है कि ये सब बस अनगिनत रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्सेस से जमा किया गया डेटा होता है। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए वो बस अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करता है, जिससे सामने सैमुराई मॉन्स्टर डर के मारे बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। यू चैनसियोक डीपली कहता है कि उसने इन स्पेशल नामों के जाल से बाहर निकलने के लिए बैटल ग्राउंड पर बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है और वो एक स्पीयर से एक स्लैश से मॉन्स्टर को कई टुकड़ों में काट देता है। यू चैनसियोक की ये बातें सुनकर और उसकी पावर्स देखकर हान संग को रियलाइज होता है कि यू चैनसियोक की स्ट्रेंथ उसकी खुद की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और प्रैक्टिकल है। उसका हाफ हार्टेड एटीट्यूड अब खत्म हो जाता है। चैप्टर के एंड में हान संग पूरी सीरियसली यू चैनसियोक से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे प्रॉपर्ली ट्रेन करे। चैप्टर की शुरुआत में हान सांगा सीधे यू चानसॉक के पास आती है और उससे अपनी डायरेक्ट ट्रेनिंग करने की रिक्वेस्ट करती है। वो मानती है कि वो चानसॉक के सामने बहुत वीक है और उसे जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना है। उसका मेन गोल है क्लब शडाई नाम के खतरनाक करोजन रिफ्ट को अपने हाथों से खत्म करना, जो कि दुनिया के 8 सबसे खतरनाक रिफ्ट्स में से एक है और जिसने पूरे हिमालयास को एक ही झटके में निगल लिया था। सांगा रिवील करती है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि 257 ट्रिलियन मार्केट कैप वाले केवाई ग्रुप की पोती है। अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए वो चानसॉक को ऐसी रेयर एलिक्सर्स ऑफर करती है जो आम मार्केट में मिलती ही नहीं है। पर अपना चानसॉक एक अलग ही लेवल पर है। वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो ऑलरेडी उस टॉप रेल्म में पहुंच चुका है और उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, इस दुनिया को वापस पहले जैसा नॉर्मल बनाना। इसके बाद वो दोनों एक मेडिकल सेंटर जाते हैं जहां 7 बचाए गए पेशेंट्स होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। चानसॉक बिना टाइम वेस्ट किए हान सांगा की ब्रूटल ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपना भाला यानी स्पीयर निकालता है और उसे टेस्ट करता है। चानसॉक का सिंपल रोल है, अगर लड़ाई जीतनी है तो सोचना बंद करो और अपने सेंसेस पर भरोसा करो। वो सिखाता है कि अपनी आंखों, कानों और स्किन की सेंसेस को लिमिट तक पुश करो और अनकॉन्शियसनेस की जगह कॉन्शियसनेस के रेल में लड़ो। पर बेचाई सांगा अभी इस लेवल के लिए बहुत स्लो है। इनकी ट्रेनिंग चल रही होती है कि कोई उन्हें ढूंढते हुए आता है, लेकिन फाइट देखकर होश उड़ जाता है। ये प्रैक्टिस है या रियल बैटल? और गार्ड जोर से कहता है कि मेडिकल सेंटर में एक सर्वाइवर होश में आया है और जो सच वो बताता है वो सबके होश उड़ा देता है। पता चलता है कि उनका रेस्क्यू होना कोई इत्तेफाक नहीं था। दुश्मनों ने एक ट्रक भेजा था और वो मॉन्स्टर्स उनके साथ बिल्कुल भी हॉस्टाइल नहीं थे। उन लोगों ने जानबूझकर एक सिविलियन को भागने दिया ताकि चानसॉक जैसे स्किल्ड हंटर्स को यहाँ बुलाया जा सके। ये एक बहुत बड़ा और घिनौना ट्रैप था। जब चानसॉक को पता चलता है कि उन्होंने मासूम इंसानों की जान का यूज एक जाल बिछाने के लिए किया है तो उसका गुस्सा आसमान छू लेता है। अब ढूंढना था इन दुश्मनों को। सर्वाइवर एक क्लू देता है कि ट्रक से निकले आदमी की कमर पर एक बिल्ली का मास्केट था। हमारा एमसी तुरंत अपने स्मार्टफोन का यूज करके पता लगा लेता है कि वो कैट मास्केट असल में एयरपोर्ट का है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं वो कॉरिडोर में चल रहे होते हैं कि उनका सामना एक ऐसे आदमी से होता है जिसका पूरा चेहरा पियर्सिंग से भरा हुआ था। चानसॉक उसे देखते ही समझ जाता है कि ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है और वो अजीब आदमी उन्हें देखते ही एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, हेलो ब्रैट्स। वो बहन का लोड़ा अपना नाम किमजी हियान बताता है और एक हॉस्टेजेस को जिंदा रखा है कि उसने उन्हें जिंदा क्यों रखा है। अपनी बात को साबित करने के लिए वो एक इंसान को इरोजन जोन में फेंक देता है। इरोजन जोन में जाते ही वो इंसान एक मॉन्स्टर इरोजन मेंबर में बदल जाता है। किमजी हियान बताता है कि उन्हें पैसों रैंसम की ज़रूरत नहीं है बल्कि उन्हें इन हॉस्टेजेस की ही ज़रूरत है ताकि वो उन्हें मॉन्स्टर्स में बदल सकें। किमजी हियान बताता है दुनिया को बचाने के बजाय उनका प्लान इरोजन जोन्स को कंट्रोल करके अपनी पावर बढ़ाना है। यू चानसॉक एक बहुत ही फास्ट टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट दुश्मन से लड़ रहा होता है। हीरो के पास माना की कमी होती है, इसलिए वो अपना सबसे पावरफुल अटैक पैराडॉक्सिकल फैंटाजम फ्लेम यूज नहीं कर पाता और उसे फ्रिक्शन ऑफ वॉर से ही काम चलाना पड़ता है। तभी एक एलाई सिल्वर बालों वाली लड़की उसकी मदद के लिए आगे आती है। यू चानसॉक उससे रुकने को कहता है क्योंकि उसके स्पेयर गॉन्टलेट्स की माना खत्म हो चुकी है और उसे रिचार्ज होने के लिए टाइम चाहिए। पर वो लड़की नहीं मानती। वो एक एलिक्सर पीती है और हीरो से कहती है कि वो उसके लिए 5 मिनट का टाइम खरीदेगी। एलिक्सर पीते ही उसके आसपास खतरनाक लाइटनिंग आने लगती है, जिसे देखकर यू चानसॉक डरता है कि कहीं वो ओवरलोड ना हो जाए। वो लड़की दुश्मन स्लिपनॉट पर एक बहुत बड़ा लाइटनिंग अटैक करती है, पर शॉक की बात यह है कि स्लिपनॉट को कुछ नहीं होता और वो इस अटैक को मजाक में टिकलिश बोलती है। स्लिपनॉट एक ही झटके में उस लड़की को हरा देती है और यू चानसॉक को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। स्लिपनॉट नोटिस करती है कि हीरो की माना अचानक से बढ़ गई है।
यू चांसॉक उसके ओवर कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ाते हुए बताता है कि स्लिपनॉट ने अपनी लिमिट से ज्यादा माना यूज कर ली थी जो हवा में लीक हो रही थी। हीरो ने उस वेस्ट हुई प्यूरिफाइड माना को हवा से अब्सॉर्ब कर लिया और अपना माना रिस्टोर कर लिया। अपनी माना वापस आने के बाद यू चांसॉक आखिरकार अपना मेन अटैक पैराडॉक्सिकल फैंटाज्म फ्लेम यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। वो चैप्टर के बिल्कुल एंड में स्लिपनॉट पर अपना ब्लू ट्रैजेक्टरी 16 हिट चेन अटैक लॉन्च कर देता है। बुरी तरह घायल है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसकी धड़कन तक महसूस नहीं हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर एक हुडेड आर्चर यानी तीरंदाज से लड़ रहा है। एमसी नोटिस करता है कि आज के ज़माने में ये दुश्मन ट्रेडिशनल कोरियन आर्चरी का यूज़ कर रहा है। ये दुश्मन कोई आम विलन नहीं है। उसकी एनर्जी देखकर एमसी समझ जाता है कि ये इनका कैप्टन हो सकता है और उसकी ताकत ली सेउन से कम 2 या 3-4 गुना ज़्यादा है। आर्चर ने किम जी हियन की सारी मसल स्ट्रेंथ चला दी है और उसका माना पूरी तरह डिप्लीट कर दिया है। इसका मतलब किम जी हियन अब शायद जिंदगी भर एक व्हीलचेयर पर रहेगा और सिर्फ कैथेटर के सहारे जिएगा। दुश्मन ने बस अपने माना के सहारे उसे जिंदा रखा है। दुश्मन क्लेम करता है कि जब करोजन ड्रिफ्ट्स पहली बार आए थे तो किसी को नहीं लगा था कि उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, पर उसने ये कर दिखाया है। वो एमसी को धमकी देता है कि एक दिन एमसी भी उसके कंट्रोल में होगा। हालांकि एमसी की मिस्टीरियस फ्लेम्स का राज ना समझ पाने के कारण आर्चर अभी के लिए वहां से विड्रॉ करने यानी पीछे हटने का फैसला करता है। दुश्मन के जाने के बाद एमसी हान सांगा से बात करता है। वो बताती है कि टेररिस्ट्स उसकी यूनिक स्किल के पीछे पड़े हैं, हालांकि उसे इसका रीज़न नहीं पता। एमसी दिमाग लगाता है और समझ जाता है कि इन टेररिस्ट्स को उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता है और शायद इन्हें डायरेक्टली कोरियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है। ये सब जानने के बाद एमसी हान सांग को वही आराम करने को कहता है और अकेले ही आगे का सामना करने निकल जाता है। एमसी अकेले त्सुशिमा ग्रेड 2 करोशन रिफ्ट के अंदर एंटर करता है। ये जगह किसी अनडेड कासिल जैसी है और बेहद सॉलिड है। अंदर घुसते ही एमसी को एक ऐसी यिन एनर्जी महसूस होती है जो उसके फेफड़ों को चीर रही होती है। एमसी समझ जाता है कि यहाँ एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। रिफ्ट के कोर में पहुंचते ही एमसी एक बहुत बड़ा कैल्ड्रन देखता है जिसमें से ग्रीन आग निकल रही होती है। वहाँ का मंजर बेहद डरावना और रुला देने वाला होता है। लोग दर्द से चीख रहे होते हैं, किसी के पैर गायब हैं और सब बचाओ बचाओ पुकार रहे होते हैं। एमसी को एहसास होता है कि ये कैल्ड्रन एक्चुअली जिंदा इंसानों का यूज़ करके अनडेड मॉन्स्टर्स बना रहा है। ये देखकर एमसी को इन इंसानों की इस घिनौनी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक वहाँ एक नया दुश्मन प्रकट होता है। ये एक अनडेड स्वॉर्ड्समैन है जिसके आसपास ग्रीन फ्लेम्स जल रही हैं और उसके हाथ में एक तलवार यानी कटाना है। वो एमसी को देखते ही पहचान लेता है कि ये पिछले सैक्रिफाइसेस यानी बलिदान से अलग है और उसकी आखिरी लाइन होती है, ये एक योद्धा की एनर्जी है। उस सैमुराई का ऑरा और प्रेशर इतना ज्यादा भयंकर होता है कि उसे देखकर ही एमसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एमसी सोच में पड़ जाता है कि जिस हुड वाले आदमी ने इस मॉन्स्टर को जिंदा पकड़कर इसे कंट्रोल किया था वो आखिर कितना ताकतवर होगा। एमसी अपना मैक्सिमम आउटपुट लगाकर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सैमुराई उस हमले को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। एमसी शॉक में था क्योंकि उसने सैमुराई को ब्लॉक करने वाला मोशन करते हुए देखा तक नहीं था। इसके बाद सैमुराई पलक छपकते ही इतना तेज काउंटर अटैक करता है कि एमसी के शरीर के मसल्स बुरी तरह फट जाते हैं। बुरी तरह घायल होने के बाद एमसी को पैराडॉक्स फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो अपनी रिकवरी को बूस्ट करके अपने फटे हुए मसल्स को जल्दी से हील कर सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि चूंकि वो सैमुराई कोई जीवित इंसान नहीं था, इसलिए पैराडॉक्स फ्लेम उस पर हमले के तौर पर काम नहीं कर सकती थी। एमसी हार नहीं मानता और सैमुराई के पीछे से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन सैमुराई उसे टू स्लो बहुत धीमा कहकर आसानी से चकमा दे देता है। सैमुराई एमसी से कहता है कि तुम काफी लकी हो और अगर वो अपने पुराने रूप में होता तो वो एमसी को पक्का मार चुका होता। तभी सैमुराई अपनी एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी की लगभग सारी यादें खो दी हैं। उसे अपना नाम तक याद नहीं है और ना ही ये याद है कि उसने तलवार क्यों उठाई थी। वो बताता है कि किसी अनजान आदमी ने उसे हराकर उसके गले में ये जंजीर डाल दी थी जो एक कंट्रोल का काम करती है। अब इस सैमुराई के पास अपनी पुरानी तकनीक और एक्सपीरियंस नहीं बचा है, उसके अंदर सिर्फ दुख से भरा हुआ गुस्सा ही बाकी है। सैमुराई की ये बातें सुनकर एमसी को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। एमसी रियलाइज करता है कि भले ही इस सैमुराई का गुस्सा बहुत भयानक है, लेकिन उसने अपनी तकनीक और एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। एमसी सोचता है कि अगर ये मॉन्स्टर उसे एक झटके में नहीं मार सकता तो इसका मतलब है कि उसके पास अभी भी जीतने का एक मौका है। अब आती है सबसे बैडएस मूव। एमसी अपने दुश्मन से कहता है कि अब वो इस जगह की ड्यूरेबिलिटी मजबूती को जलाने वाला है। दुश्मन को बिल्कुल समझ नहीं आता कि एमसी क्या बोल रहा है। बिना कोई और एक्सप्लेनेशन दिए एमसी अपना अटैक शुरू कर देता है।
और फिर शुरू होती है तबाही। एमसी पूरे एनवायरनमेंट को स्लैश कर देता है। जगह की ड्यूरेबिलिटी जलने की वजह से सब कुछ टूटने लगता है। दुश्मन बुरी तरह पिट रहा है और उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो हैरान होकर सोचता है कि ऐसी चीज तो उसने अपने पास्ट के किसी भी बैटलफील्ड पर नहीं देखी। दोनों के बीच एक जबरदस्त क्लैश होता है। दुश्मन एमसी पर हमला करता है, लेकिन एमसी की पावर उस पर भारी पड़ रही है। बैटल के दौरान दुश्मन एक बहुत ही डीप सवाल पूछता है। वो पूछता है, तुम क्या करोगे अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसे ओपोनेंट से हो जिसे तुम हरा नहीं सकते, एक ऐसे वॉरियर से जो तुम्हारे बराबर का हो। इस सवाल पर एमसी को एक फ्लैशबैक आता है, जहां एक दाढ़ी वाले बियर्डेड वॉरियर ने इसका जवाब दिया था। उसने कहा था, ये तो ऑब्वियस है, मेरे और उसके बीच हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। इस ब्रूटल रियलिटी को याद करते हुए सीन प्रेजेंट में आता है और चैप्टर के एंड में एमसी कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम करता है, एज एक्सपेक्टेड आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसा कि उम्मीद थी, मैं ही सबसे ताकतवर हूँ। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो एनिमे दरबार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।